हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि 2 दिनों से मैं पढ़ाई का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ कारण था। तो अब रेगुलर मिलेगा आप लोग को वीडियो। चलिए आज हिस्ट्री का आप लोग का जो सेट 3 जारी हुआ है मॉडल पर, उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, सोशल साइंस का। चलिए इसको डिटेल में देखेंगे, सभी को समझाएंगे भी, ठीक है, ताकि आप लोग को रटना ना पड़े। देखिए हिस्ट्री रटा नहीं जाता है क्योंकि आंसर इसका लंबा लंबा होता है, तो उसको समझ के ही एग्जाम में बना बना के लिखना होता है। तो हिस्ट्री को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, हाँ मुख्य मुख्य पॉइंट रट लीजिएगा, मुख्य मुख्य पॉइंट याद रखिएगा ताकि आप उसको बना बना के लिख सके, ठीक है। और जितने सारे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। आप लोगों को पता है कि इस तरह का वीडियो सबसे पहले अपडेट किया जाता है, दिया जाता है। और सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जी हाँ दोस्तों, सेट 1 का, सेट 2 का और ये सेट 3 है, इसका भी सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। और इसका बाकी जितना सारा सेट आएगा 2, 4, 5 वो भी अपलोड कर देंगे। आप लोगों को बता दें कि मॉडल पेपर बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए, इसलिए इसको जरूर सॉल्व कीजिए क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और बिल्कुल बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि होसे किसे कहते हैं। इससे पहले जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, मैं इसके लिए सारा ऑब्जेक्टिव का सोशल साइंस का पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए होसे किसे कहते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के एक देश ट्रिनिडाड, ठीक है, ट्रिनिडाड ऐसे होता है, यहाँ पे लिखा गया है गलती से यहाँ पर, मतलब PDF सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के एक देश ट्रिनिडाड में मनाए जाने वाले मुहर्रम के मेले को, ठीक है। देखिए क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में क्या एक ट्रिनिडाड नाम का कोई देश है जहां पर मुहर्रम के मेले को होसे कहते हैं, ठीक है। मतलब एक्चुअली मुहर्रम का जो मेला है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, होसे कहते हैं। और यह नाम इमाम हुसैन के नाम से पर रखा गया है। ये जो होसे किस पर रखा गया है, ये इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो समझ गए ना कि दक्षिण अफ्रीका में कोई एक देश है ट्रिनिडाड नाम का, और जहाँ पर जो मुहर्रम मेला मनाया जाता है उसी को हम लोग होसे कहते हैं, मतलब वहाँ के आदमी होसे कहते हैं। और ये नाम जो रखा गया है ये इमाम हुसैन के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आदि औद्योगिकरण का क्या तात्पर्य है। आदि औद्योगिकरण, ठीक है। आदि मतलब क्या होता है, प्रारंभ। आप लोग को हम हिंदी में बताए थे, आदि मतलब प्रारंभ, मतलब पहले। तो औद्योगिकरण से पहले का जो युग था उसे हम लोग आदि औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। देखिए आदि औद्योगिकरण यानी कि औद्योगिकरण से पहले का समय से आपको क्या तात्पर्य है। तो देखिए क्या है कि बड़ी मशीनों और कारखानाओं, ये तो PDF सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग तो ये मैनेज कर लीजिए क्योंकि PDF मैंने लिखा सही था लेकिन PDF जब कन्वर्ट हुआ तो ये कारण की गलती हुआ है। बड़ी मशीनों और कारखानाओं के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। क्या बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानाओं, अभी जो आप लोग बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है, बड़ी बड़ी कारखानाओं में काम होता है, ठीक है, अभी का समय में, इससे ठीक पहले के दौर को, इससे के ठीक पहले के दौर को जब बड़ी बड़ी मशीनें का प्रयोग नहीं किया जाता था, जब बड़ी कारखानों में कुछ सामान नहीं बनते थे, तो उस वक्त के दौर को क्या कहा जाता है, आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। देखिए इस अवधि में क्या होता है, इस अवधि में गाँव में सामान बनते थे। इस क्या कहाँ पर सामान बनते थे, गाँव में, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। सामान का उत्पादन ऐसे किसान करते थे जो कारखानों में काम करने की बजाय अपने घर में काम करते थे, अपने घरों में काम करते थे, साथ में अपने खेतों पर ध्यान दे पाते थे, ठीक है। क्या दोस्तों, मतलब जो आदि औद्योगिक युग था ये कैसा था, किसान काम करते थे, अपने घरों में अनाज का उत्पादन करते थे, अलग अलग सामानों का उत्पादन करते थे। इसमें उद्योग में कुछ सामान का निर्माण नहीं होता था, ठीक है, और इसको व्यापारी खरीदते थे गांव में जाकर और जाकर शहर में बेच देते थे। अभी क्या होता है, अभी उद्योग में बहुत सारा सामान निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो तभी क्या होता था, गाँव में सामानों का निर्माण होता था उद्योग से पहले का जमाने में। तो बस इसे ही हम लोग आदि औद्योगिक कहते हैं, ठीक है। बस इसको बना बना लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीकों की समीक्षा कीजिए। असहयोग आंदोलन में दोस्तों भारतीयों ने जो जो तरीका अपनाया था उसको यहाँ पे समीक्षा करने यानी कि लिखने बोला है। तो देखिए क्या क्या है कि असहयोग आंदोलन में भारतीयों ने आज़ादी के लिए कई तरीके अपनाए थे। असहयोग आंदोलन दोस्तों भारत के जो आदमी थे, औरत थे, जितने सारे लोग थे, बहुत सारे तरीके अपनाए थे। क्या क्या, जिनमें विदेशी सामानों का बहिष्कार, सामानों, ठीक है। तो सामानों ऐसा हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ PDF में जब कन्वर्ट किया है ना तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। सामानों, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर देना, शराब के दुकानों की घेराबंदी आदि अनेक से कदम उठाए गए थे। क्या कहा कि विदेशी जितना सामान है, ठीक है, विदेशी सामान का बहिष्कार, मतलब विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, देश से में बने सामान खरीदेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का जो यहाँ के गरीब जनता आदि किसान हैं उन लोगों को सहायता होगा। अंग्रेज द्वारा दी गई उपाधि को वापस कर देना, शराब के दुकानों की घेराबंदी करना आदि अनेक से कदम उठाए गए थे। इसके अलावा भी
हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए थे। क्या इसके अलावा हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया था, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। क्या क्या सोचिए, कितना भयानक, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था कि शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया था सरकारी स्कूल में, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, वकीलों अपना काम करना, वकालत करना बंद कर दिया था, जितने सारे भारतीय वकील थे। तो इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों, समाज के हर एक वर्ग, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, हर एक वर्ग में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस आंदोलन को एक पूर्ण रूप दिया था। ठीक है, इस आंदोलन में समाज के हर वर्ग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, निभाई थी भैया। विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, शराब दुकानों की घेराबंदी करना, ठीक है, अंग्रेज जो उपाधि थी उसको वापस लौटा देना, बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, छात्रों ने, हजारों छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया कि स्कूल नहीं जाएंगे हम, टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया था सरकारी स्कूलों में, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। तो ये सारा चीज़ अपनाई गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो महामंदी दोस्तों हुआ था, महामंदी जो कि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। आप लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों अमेरिका से हुई थी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव, मतलब जो महामंदी होता है दोस्तों, भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, आर्थिक महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा, मतलब बहुत भारी असर पड़ा था। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया। और जिस वक्त ये महामंदी था, 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात, मतलब भारत से आने वाली वस्तु और भारत से जाने वाली वस्तु, मतलब भारत में आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु का क्या हो गया, आधा हो गया, जिससे भारत में बहुत सारे सामानों को दिक्कत होने लगा। भारत को भी आय की कमी होने लगी, क्योंकि विदेश जाकर सामान बेचेगा तो भारत को पैसा मिलता, तो ये आधा हो गया। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की कमी आई। ठीक है, और इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की कमी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो गेहूँ कौन खरीदेगा। कृषि उत्पादों की कीमत घट गई, इसके बावजूद सरकार ने किसानों से पहले की तरह ही कर वसूलना जारी रखा था। देखिए, कृषि उत्पादों की कीमत घट गई थी, जितने सारे कृषि उत्पाद थे, अनाज थे, सबका कीमत घट गया था, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद जो कर था, अंग्रेज सरकार ने जो कर था वो लगातार पहले की जैसे ले रहा था। अब सोचिए, कमाई उतना हो नहीं रहा है, जबकि सरकार जितना कमाई उससे ज़्यादा कर ही ले रहे हैं, तो किसान तो मर जाएंगे ना। इस तरह से किसानों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। और सोचिए, कोई कमाएगा 50 रुपया और उसको देना पड़ेगा कर के रूप में 100 रुपया, तो किसानों की हालत तो खराब ही हो जाएगी। कई किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालना पड़ा। वही बोल रहे हैं, अगर आप कमाइएगा 50 रुपया 100 रुपया देना पड़ेगा, तो आपके पास जितना जमा पूंजी, जितना जमा करके रखेंगे उसको भी निकाल कर भुगतान में देना पड़ेगा, और ज़मीन और जेवर भी बेचने पड़े। ठीक है, किसानों को जो जमा पूंजी जो कुछ था उसको भी निकालना पड़ा, ज़मीन और जेवर भी बेचना पड़ा। भारत के शहरी क्षेत्र में आर्थिक मंदी का उतना असर नहीं पड़ा। देखिए, भारत के शहरी जो क्षेत्र है उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ किसान ज़्यादा नहीं थे, किसान तो गाँव में रहते हैं ना। कीमतें घटने के कारण शहर में रहने वाले लोग जीवन पहले से आसान हो गया था, और किसान कीमत घट गया था महामंदी में, सब्जियों की कीमत, अनाज की कीमत, बाकी सारी कीमत। तो शहर के जो मध्यम वर्गीय लोग थे उन लोगों का जीवन आसान हो गया था, क्योंकि कम दामों में उन लोगों को सामान मिल रहा था। तो ये दोस्तों प्रभाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और असहयोग आंदोलन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। असहयोग आंदोलन क्वेश्चन एक फिक्स आप लोग एग्जाम में रहेगा, इसलिए असहयोग आंदोलन को ठीक से देख लीजिए। अब इसके बाद 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकाओं, ठीक है, यहाँ श्रमिकाओं हैं, तो श्रमिकाओं ऐसा होगा दोस्तों, यहाँ पे वही बोले PDF के कारण ऐसा गलती हुआ है, श्रमिकाओं। ठीक है, श्रमिकाओं को प्राथमिकता क्यों देते थे। उत्तर, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकाओं को निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता देते थे। कौन कौन सा कारण था कि मजदूर आसानी से, देखिए आप लोग, मैं यहाँ करेक्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए ताकि जब आप लोग इसको नोट्स लिखे तो याद हो जाए। यहाँ श्रमिकाओं होगा, कौन निम्नलिखित, यहाँ कारणों होता है, कारणों, ऐसा कारणों। ठीक है, क्योंकि PDF में कन्वर्ट किया तो पता नहीं गलती कैसे हो गया, मतलब PDF सपोर्ट नहीं कर रहा हो। कारणों से प्राथमिकता, ऐसे प्राथमिकता। ठीक है, तो देखिए पहला क्या, मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सोचिए, जब मजदूर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो फिर कोई मशीन का यूज़ क्यों करेगा। कम मजदूरी पर ही मजदूर मिल जा रहे थे, और मजदूर दोस्तों कम मजदूरी पर ही मिल जा रहे थे। तो सोचिए, कम मजदूरी पर मजदूर मिल जाएगा तो ज़्यादा तामझाम करने की, मशीन करने की क्या ज़रूरत। तो मजदूर आसान से मिल जा रहे थे, मजदूरों की कोई कमी भी नहीं थी, कम मजदूरी पर आप लोगों को मजदूर मिल जा रहा था। उच्च वर्ग के लोग हाथों से बने वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते थे, और उच्च वर्ग के जो लोग थे, मतलब बड़े बड़े आदमी जो थे, कह सकते हैं अमीर आदमी, उन लोगों को हाथों से बना वस्तु ज़्यादा पसंद था। ठीक है, मशीनों की बजाय, तो इसलिए भी हाथों का यूज़ कर रहा था, श्रमिक को रखते थे। मशीनों को खरीदने का खर्चा भी ज़्यादा था, और मशीनों का खरीदने का खर्चा ज़्यादा था, मतलब अगर एक आदमी काम करेगा, कोई श्रमिक काम करेगा, उसके जगह पर मशीन खरीदे तो ज़्यादा खर्चा पड़ रहा था।
यदि थोड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करनी होती तो मशीनों की बजाय मजदूरों से काम करना बेहतर समझा जाता था। अगर मात्र मान लीजिए कम कम मात्रा में तैयार करना, मशीन क्या करेगा, बड़ी मात्रा में तैयार कर देगा, लेकिन अगर कम कम मात्रा में यूज़ करना हो तो फिर श्रमिक ही अच्छा थे। कुछ वस्तुओं में लोग खासकर डिजाइनों की मांग करते थे, कुछ वस्तुओं में खास डिजाइनों की मांग होती थी जिन्हें मशीनों की सहायता से बनाना महंगा पड़ता था। अब भी आप लोग जानते हैं कि अब भी कुछ कुछ है जो हाथों से बनाना बहुत ही आकर्षक दिखता है, हाथ से जो बनाया जाता है, जबकि मशीनों के द्वारा उतना मांग नहीं होता है। हाथों से बनाए चीज़ों का जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा मांग होता था उस वक्त भी और अभी भी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था जिसके कारण आप लोगों का श्रमिकों का प्रयोग किया जाता था, प्राथमिकता दी जाती थी। नेक्स्ट, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। तो देखिए, नेपोलियन जो शासक था, नेपोलियन ने क्या किया, अपने शासन वाले क्षेत्रों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। क्या क्या किए, तो पहला बदलाव किया गया कि नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया, इसे नेपोलियन कोड भी लागू किया था। नेपोलियन ने एक कोड लागू किया जिसे हम लोग नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। इसके तहत मतलब इस कोड के तहत जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधाओं को समाप्त कर दिया है। ठीक है, मतलब नेपोलियन ने एक कोड लागू किया जिसे हम लोग सिविल कोड कहते हैं या नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो उसके आधार पर दोस्तों, जन्म के आधार पर मतलब मिलता नहीं, जन्म के साथ ही अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ये बड़ा आदमी है तो उसको ये सारा अधिकार सुरक्षित है। लेकिन जितने सारे बड़े बड़े आदमियों को बड़ा बड़ा अधिकार था वो सारा चीज़ समाप्त कर दिया गया, सभी को बराबर का हक दे दिया गया। ठीक है, सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया जो जन्म के साथ ही मिलती थी। तो ये पहला काम किया। दूसरा काम क्या किया कि उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया था, संपत्ति के अधिकार को बहाल किया। और क्या किया दूसरा कि उन्होंने जो सिविल कोड लागू किया उसके तहत जन्म के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद क्या किया कि उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त किया और साथ ही संपत्ति के अधिकार को भी बहाल किया। फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। फ्रांस की तरह अपने हर इलाके में मतलब फ्रांस में जैसे प्रशासनिक कार्य थे वैसे अपने देश में भी किया। ठीक है, फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले इलाके में प्रशासनिक सुधार किए। यातायात और संचार साधनों में सुधार किए। यातायात और संचार साधनों में भी सुधार किया। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। प्रथा, ठीक है, उसने जमींदारी प्रथा को भी समाप्त किया और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शुल्कों, यहाँ पे PDF बहुत पिछले बार से सब देखना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, किसानों लिखा है, ठीक है, को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। मतलब क्या, उसने जमींदारी जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया। किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी की शुल्कों मतलब जो कर देना पड़ता था जागीरदारी को, जमींदार को, वो सारा चीज़ समाप्त कर दिया। तो इस तरह के इतना सारा बदलाव नेपोलियन ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा आप लोग का हिस्ट्री का सब्जेक्टिव सवाल था। इसके बाद जल्द ही मैं भूगोल का अपलोड कर दूंगा और हम बायोलॉजी का भी अपलोड नहीं किया तो जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। ट्राई करते हैं कि आज ही अपलोड हो जाए। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें प्लीज़, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल हाई रहे। ठीक है, और कुछ टेंशन रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी सब कुछ तो आप लोगों का प्यार है ही और आप लोगों का साथ है ही। बस इसी तरह प्यार बनाए रखें। मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है हमेशा, हर वक्त। ये विकास सर आप लोगों के साथ खड़ा है हर एक वक्त। ठीक है, एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम के बाद भी। बस आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अब की बार 90 पार। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।